This is Raju Devakar from New St. Stephen Public School, Unit 3, Agra. Here, I am going to teach a subject Business Studies of Class 11, Chapter number 2, and the topic is Hindu Undivided Family Business. बेसिकली अभी तक हम सेकंड चैप्टर में क्या बात कर रहे थे, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे थे। मतलब बिजनेस की कौन कौन सी फॉर्म्स हैं, जिसमें अभी तक हमने एक फॉर्म डिस्कस कर दी है जिसका नाम था एसपी बिजनेस, मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। ठीक है। अब हम उसके सेकंड फॉर्म्स की बात करते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। Now, the contents are introduction, features, merits, limitations and examples. So start करते हैं इंट्रोडक्शन से। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मीन्स HUF, मतलब इसका मतलब क्या है? मतलब ये क्या है, एक फैमिली बिजनेस है। ठीक है। और मोस्टली कैसा बिजनेस है, जो हिंदू लोग करते हैं। ठीक है। अनडिवाइडेड का मतलब क्या है, जॉइंट फैमिली से है, मतलब ऐसी फैमिली जिसका कभी डिवीजन नहीं किया गया हो। ठीक है। जस्ट एग्जांपल, जैसे मान लो एक फादर है। ठीक है। उनके 3 सन हैं, और जो फादर जो भी बिजनेस करते थे, अब वो क्या कर रहे हैं, अपने सन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। मतलब फादर जस्ट एग्जांपल एक्स, और उनके जो भी सन हैं ABC। ठीक है। अब जस्ट एग्जांपल, जो फादर हैं, जो भी जो बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें उनके मतलब उनके फादर ने ट्रांसफ़र किया होगा। ठीक है। अब क्या है, अब इसके बाद जो फादर हैं वो अपने डॉटर या सन को ट्रांसफ़र करेंगे। इसके बाद अब जो सन एंड डॉटर हैं वो अपनी आने वाली पीढ़ी को ट्रांसफ़र करेंगे। तो मतलब ये क्या है, ये एक फैमिली बिजनेस है। ठीक है। और मतलब ऐसा बिजनेस है जो मतलब आने वाली पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी करते हुए आए हैं, कर रहे हैं और आने वाले टाइम में भी करेंगे। ठीक है। तो बेसिकली क्या है, इसे बोलते हैं इनहेरिटेंस बिजनेस, मतलब ऐसा बिजनेस जो कि ब्लड रिलेशन से रिलेटेड होता है। जैसे मान लो एक फैमिली में ग्रैंडफादर हैं, ग्रैंडफादर ने अपना कोई बिजनेस किया, अब उसे ट्रांसफ़र कर दिया अपने बेटे को। अब ठीक है, मतलब फादर को कर दिया, अब फादर अब ट्रांसफ़र कर देंगे अपने बेटे को, अब वो आने वाली पीढ़ी को ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है। तो इसी हिसाब से ये बिजनेस चलता है। और बेसिकली इसमें एक कंडीशन क्या है, इसमें होता है एक इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी या एनकेस्टल प्रॉपर्टी, मतलब ऐसी प्रॉपर्टी या मतलब पुश्तैनी ज़मीन, पुश्तैनी ज़मीन हो, पुश्तैनी बिल्डिंग हो या कोई शॉप या दुकान हो। ठीक है। जिसके थ्रू ये बिजनेस किया जा रहा हो। तो जो ग्रैंडफादर अपने बेटे को ट्रांसफ़र करेंगे, उनके मतलब फादर को, और फादर किसे ट्रांसफ़र करेंगे, अपने बेटे को, और उनके बेटे आने वाले पीढ़ी को ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इस पिक्चर्स के थ्रू, इसलिए ये क्या है, एक जॉइंट फैमिली है, या हम बोल सकते हैं अनडिवाइडेड फैमिली है, जिसका किसी भी तरीके से डिवीजन नहीं किया गया है। सो एचयूए बेसिकली है क्या है, इट इज़ अ स्पेशल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फाउंड ओनली इन इंडिया। मतलब ये क्या है, एक सेकंड फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, और बिजनेस करने का एक दूसरा तरीका है। ठीक है। और ये फॉर्म ओनली इंडिया में ही पाई जाती है। हाँ। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री, और बेसिकली ये क्या है, एक ओल्डेस्ट फॉर्म है बिजनेस का। ठीक है। और जो इंडिया में किया जाता है। इट रेफर्स अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन wherein the business is owned and carried out by the member of the Hindu undivided family। मतलब ये क्या है, एक ऐसा बिजनेस है जिसकी ओनरशिप, ठीक है, और कंट्रोल किसके हैंड ओवर होती है, जो भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर हैं उनके हैंड ओवर होती है। मतलब वही इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, रन करते हैं। ठीक है। और उसकी कंट्रोलिंग करते हैं। और बेसिकली इसमें जो मेन इंपॉर्टेंस दी जाती है, जो भी मेन और ये मतलब एल्डेस्ट मेल मेंबर, ठीक है, एल्डेस्ट मेल मेंबर होता है, वो इस बिजनेस की मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग करता है। इट इज़ गवर्न्ड बाय द हिंदू लॉ एंड इट इज़ रेगुलेटेड एट हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। बेसिकली जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि बेसिकली ये फैमिली बिजनेस है और हिंदू बिजनेस है। ठीक है। तो बेसिकली ये किसके अकॉर्डिंग गवर्न किया जाता है, ये हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग गवर्न किया जाता है। मतलब जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं हिंदू लॉ के, और जो हिंदू लॉ के अंडर बेसिकली इसे रजिस्टर्ड किया गया है, और उस एक्ट का नाम दिया गया है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। बेसिकली
जब हम बात करते हैं एक्ट की, तो कहीं न कहीं हम बात करते हैं कुछ लीगल मतलब लीगल एक्ट की, ठीक है? तो बेसिकली जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, वो इस एक्ट के अकॉर्डिंग होंगे। अब बात करते हैं बेसिकली क्या-क्या कंडीशंस हैं इस बिज़नेस को करने की, तो देयर आर ओनली 2 कंडीशंस। द फर्स्ट इज़ अ मिनिमम ऑफ 2 मेंबर्स मस्ट बी इन अ फैमिली। मतलब इस बिज़नेस को करने के लिए कम से कम 2 मेंबर का होना कंपल्सरी है, ठीक है? कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए और मैक्सिमम लिमिट कोई लिमिट नहीं है। इट्स डिपेंड्स ऑन फैमिली स्ट्रेंथ। मतलब फैमिली की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है, मतलब जॉइंट फैमिली है तो जॉइंट फैमिली तो कितनी भी हो सकती है। तो बेसिकली इसमें मिनिमम लिमिट है, कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए, ठीक है? फर्स्ट कंडीशन यही है। नाउ द सेकंड इज़ और बेसिकली 2 मेंबर क्यों होने चाहिए? अगर मान लो 2 मेंबर ना होगा, अगर 1 मेंबर हुआ तो क्या हुआ? ये बिज़नेस सोल प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए मिनिमम लिमिट 2 है इस बिज़नेस के अंडर। नाउ द सेकंड पॉइंट इज़ एक्जिस्टेंस ऑफ एनकैस्ट्रल प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या है? एनकैस्ट्रल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? पुश्तैनी ज़मीन से है या पुश्तैनी दुकान या बिल्डिंग्स वगैरह से है, जो मतलब अपने पूर्वजों से मिली हुई हो, ठीक है? और उसके बिहाफ़ पर ये बिज़नेस कैरिड आउट किया जा सके। नाउ in joint Hindu family business itself, there are two system of inheritance. बेसिकली इस बिजनेस में दो सिस्टम फॉलो किए जाते हैं, एक होता है दया भाग, दूसरा होता है मिताक्षरा। बेसिकली दया भाग क्या है, मिताक्षरा क्या है, बात करते हैं इसके बारे में। दया भाग सिस्टम इज बेसिकली प्रेवलेंट इन वेस्ट बंगाल when both male and female are allowed to be a part of business। दया भाग मतलब बिजनेस क्या है, मतलब एचयूएफ के ये दोनों पार्ट हैं, मतलब सिस्टम है एचयूएफ बिजनेस के, ठीक है? एक दया भाग सिस्टम, दूसरा मिताक्षरा सिस्टम। और बेसिकली ये कहाँ एप्लीकेबल होते हैं? जैसे दया भाग है, ये ओनली कहाँ एप्लीकेबल है? वेस्ट बंगाल में ही एप्लीकेबल है, ठीक है? और इसमें एक कंडीशन है, व्हेन बोथ मेल एंड फीमेल मेंबर आर अलाउड टू बी अ पार्ट ऑफ बिजनेस। मतलब मेल मेंबर हो या फीमेल मेंबर हो, वो दोनों इस टाइप के बिजनेस को कर सकते हैं। मिताक्षरा की बात करते हैं। द अदर पार्ट इज मिताक्षरा वेयर ओनली द मेल मेंबर ऑफ द फैमिली आर अलाउड टू रन द बिजनेस। मतलब बेसिकली क्या है, ये मतलब एक ऐसा बिजनेस है जो वेस्ट बंगाल को छोड़कर अदर स्टेट में अप्लाई होता है, ठीक है? और इसमें क्या कंडीशन है कि इसमें ओनली मेल मेंबर ही इस बिजनेस को कर सकता है, कोई फीमेल मेंबर इस बिजनेस का पार्ट नहीं बन सकती है, ठीक है? ये दोनों एचयूएफ के पार्ट हैं। एचयूएफ के 2 सिस्टम हैं, दयाभाग सिस्टम और दूसरा मिताक्षरा। दयाभाग में बस एक कंडीशन क्या है, पहला तो ये वेस्ट बंगाल में एप्लीकेबल है और दूसरी कंडीशन इसमें क्या है कि एक मेल मेंबर और फीमेल मेंबर, मतलब मेल और फीमेल में से कोई भी इस बिज़नेस को कर सकता है। पर मिताक्षरा में कंडीशन क्या है, ये मतलब वेस्ट बंगाल को छोड़कर अदर स्टेट में एप्लीकेबल है, ठीक है? और दूसरा, इसमें ओनली मेल मेंबर ही इस बिज़नेस का पार्ट बन सकता है। सो क्लियर हो गया होगा अब आपको कि दयाभाग क्या है और मिताक्षरा क्या है। बेसिकली स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग कुछ स्कूल्स डिसाइड किए गए हैं, मतलब कुछ सिस्टम डिसाइड किए गए हैं, जिसमें मैंने आपको अब डिस्कस कर दिया। एक मिताक्षरा था, दूसरा दयाभाग था। मिताक्षरा बेसिकली क्या है, ऑल इंडिया एक्सेप्ट बंगाल, मतलब बंगाल को छोड़कर पूरी इंडिया में इसका एप्लीकेबल है, मतलब इसका एप्लीकेशन है पूरी इंडिया में, बस वेस्ट बंगाल को छोड़कर। और वेस्ट बंगाल में क्या अप्लाई होता है, ओनली दयाभाग, ठीक है? और बेसिकली मिताक्षरा के अंडर कुछ स्कूल्स आते हैं, जैसे बनारस स्कूल आता है, ठीक है? मिथिला स्कूल्स आता है, बॉम्बे स्कूल्स एंड मद्रास स्कूल। तो आपको इसकी डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना याद रखो कि 2 हिंदू लॉ के अंडर 2 सिस्टम फॉलो किए जाते हैं, एक मिताक्षरा, दूसरा दयाभाग। और मिताक्षरा के अंदर कौन से स्कूल्स हैं, इनके नेम बस आपको पता होना चाहिए। नाउ अब बात करते हैं इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इटसेल्फ देयर आर 2 मेजर ग्रुप्स इन्वॉल्व। अब बेसिकली एक्चुअल बिजनेस में 2 ग्रुप हैं, एक है कर्ता, दूसरा को पार्टनर्स। बेसिकली कर्ता कौन है इन अ फैमिली, द वन हु इज द एल्डेस्ट ऑफ ऑल, मतलब पूरी फैमिली में जो सबसे बड़ा होगा, ठीक है, सीनियर होगा, ठीक है? और सीनियर, और दूसरा हम ये भी बोल सकते हैं कि मोस्ट एल्डेस्ट मेल पर्सन, मतलब सबसे एल्डेस्ट होगा, सबसे बड़ा होगा और सबसे सीनियर होगा और मेल मेंबर होगा, उसे कर्ता बोला जाता है, ठीक है? वन पर्सन हु इज गोइंग टू कंट्रोल द होल बिजनेस टेक्स ऑल द इम्पोर्टेंट डिसीजन रिलेटेड टू द बिजनेस। मतलब ऐसा पर्सन जो सबसे सीनियर है, वो उस बिजनेस की कंट्रोलिंग करेगा, ठीक है? पूरे बिजनेस को चलाएगा और जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजन है वही लेगा, ठीक है? जैसे जैसे हमारी फैमिली में क्या होता है कि हमारी फैमिली में सबसे एल्डेस्ट कौन होता है, हमारे फादर, ठीक है? मान लो अगर फैमिली छोटी तो फादर होंगे और फादर जो भी डिसीजन लेंगे वो सभी को फॉलो करना होगा। तो ऐसे ही इस एक्चुअल बिजनेस में होता है। तो जो एल्डेस्ट
पर्सन को हम क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं। तो कर्ता जो भी डिसीजन लेगा वो सभी को फॉलो करना पड़ेगा। को पार्टनर्स कौन होते हैं, रेस्ट ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, मतलब कर्ता को छोड़कर जितने भी मेंबर हैं फैमिली के उन सभी को बोला जाता है को पार्टनर्स। ठीक है, दे ऑल हैव द अवाइड बाय द डिसीजन टेकन बाय द कर्ता। तो मतलब ये क्या करते हैं, जो भी कर्ता ने डिसीजन लिया है उन सभी को फॉलो करते हैं ये सारे मेंबर फैमिली के, जिन्हें हम बोलते हैं को पार्टनर्स। अब बात करते हैं फीचर्स की, एचयूएफ बिजनेस के फीचर्स क्या हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मेशन की। फॉर अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस देयर शुड एटलीस्ट वी टू मेंबर्स इन अ फैमिली, मतलब इस बिजनेस का फॉर्मेशन करने के लिए या बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कम से कम 2 मेंबर की नीड पड़ेगी। ठीक है, इट इज़ नॉट एट ऑल कंपल्सरी टू रजिस्टर दिस ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज इट इज़ द रिजल्ट ऑफ हिंदू लॉ। ऑब्वियसली इस बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कराना कंपल्सरी नहीं है। बेसिकली ये बिजनेस क्या है, हिंदू लॉ के अंडर रजिस्टर्ड होता है। ठीक है, जैसे हमने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। इट इज़ नॉट फॉर्म्ड बाय एनी एग्रीमेंट लाइक पार्टनरशिप फर्म मेंबरशिप इज बाय वर्थ। तो बेसिकली जैसे अदर बिजनेस में होता है, जैसे पार्टनरशिप एक बिजनेस है जो आप आगे जाके पढ़ोगे, उसमें क्या होता है, रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होता है। ठीक है, और उसके लिए अलग स्पेशल एक्ट है। पर ये क्या है, ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या है, ये हिंदू लॉ के अंडर रजिस्टर्ड होता है और उसके लिए एक स्पेशल एक्ट बनाया गया है, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। ठीक है, तो उसी के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए जाएंगे। और बेसिकली इस बिजनेस का मेंबर हम कब बन बन सकते हैं, तो बेसिकली आपको पता है ये क्या फैमिली बिजनेस है। तो फैमिली बिजनेस में हम मेंबर कब से बनते हैं, बाय बर्थ। जिस दिन जन्म होगा तो उसी दिन से हम इसके मेंबर बन जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसका फॉर्मेशन बहुत ही ईजी है। नाउ द नेक्स्ट इज लायबिलिटी। द कंट्रोल ऑफ द फैमिली बिजनेस लाई विद द कर्ता। बेसिकली आपको अब पता चल गया होगा कि जो भी कंट्रोलिंग और मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी वर्क है वो कौन करता है, फैमिली में कर्ता करता है। और कर्ता कौन है, एल्डेस्ट और सीनियर पर्सन। ठीक है, ही टेक्स ऑल द डिसीजन एंड इट्स अथॉरिटाइज सॉरी अथॉरिटीज टू मेक मैनेज द बिजनेस। हिज डिसीजन आर बाइंडिंग ऑन द अदर मेंबर। मतलब जितने भी ऑथराइज रिलेटेड वर्किंग है, ठीक है, और दूसरा मैनेजमेंट रिलेटेड वर्किंग है वो कौन करेगा, कर्ता करेगा। और बेसिकली इस बिजनेस की जो लाइबिलिटीज़ है वो कैसी लाइबिलिटीज़ है, जैसे हमने बात की थी सोल प्रोप्राइटरशिप में, तो वहाँ क्या था, जो लाइबिलिटीज थी एस पी बिजनेस में जो भी ओनर था उसकी लाइबिलिटी क्या थी, अनलिमिटेड थी। मतलब बिजनेस में अगर मान लो लॉस हो जाता है तो जो सोल प्रोप्राइटरशिप का ओनर है वो क्या करेगा, ये पहले तो वो बिजनेस प्रॉपर्टी को सेल आउट करेगा उस लॉस को रिकवर करने के लिए। अगर मान लो वो लॉस रिकवर नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ को भी सेल आउट कर सकता है और करना पड़ेगा उसे उस लॉस को रिकवर करने के लिए। तो ऐसे ही फैमिली बिजनेस में होता है, मतलब एच बिजनेस में। इसमें क्या है, जो भी एच है उसकी जो लाइबिलिटी है वो क्या है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। एच मतलब जो भी सीनियर मेंबर है, ठीक है, उसकी लाइबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है। मतलब मान लो अगर इस बिजनेस में किसी भी तरीके का लॉस हो जाता है, ठीक है, तो क्या होगा, अगर लॉस हो जाता है तो जो उस लॉस को कौन बियर करेगा, कर्ता बियर करेगा, क्योंकि वो मोस्ट सीनियर पर्सन है। ठीक है, पहले वो क्या करेगा, जो भी मतलब फैमिली बिजनेस, मतलब जो भी बिजनेस की प्रॉपर्टी है उसे सेल आउट करेगा। और उसके साथ साथ अगर उससे रिकवर नहीं हो रहा तो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी सेल आउट करना पड़ेगा उसे। और दूसरा, जो भी करता है उसकी लाइबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड। पर जो को पार्टनर्स हैं, मतलब मेंबर हैं फैमिली के, उन सभी की जो लाइबिलिटी है वो क्या है, अनलिमिटेड ना होकर क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी है। लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब वो ओनली बिजनेस प्रॉपर्टी को ही सेल आउट कर सकते हैं और अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल आउट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा आप सभी को। नाउ द नेक्स्ट फीचर इज कंटिन्यूटी। दिस ऑर्गेनाइजेशन enjoy a long and stable life as it is not affected due to the death, insolvency, in sentence, insolvency, ठीक है, insanity of any of its member. In other words, if Karta die or become incapable of managing the business, then the succeeding co-partner will act as Karta. Hence, operations are not terminated and continuity of business is not threatened. मतलब इसका मतलब क्या है, जैसे एसपी बिजनेस में क्या था, ओनली वन पर्सन था। अगर मान लो उसकी डेथ हो जाती है तो वो बिज़नेस बंद करना पड़ सकता है और दूसरा वो बिज़नेस बंद हो जाता है, ठीक है। पर इस बिज़नेस में क्या है, ये फैमिली बिज़नेस है, तो मान लो इसमें क्या है, इसकी जो कंटिन्यूटी है वो रेगुलर रहेगी। जस्ट एग्जांपल, अगर मान लो जो भी करता है उसकी डेथ हो जाती है या वो इंसॉल्वेंसी हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, तो क्या होगा, ये बिज़नेस बंद नहीं होगा। जो भी नेक्स्ट मोस्ट सीनियर पर्सन होगा, मतलब उसके बाद जो भी सीनियर पर्सन होगा
ठीक है, वो इस बिज़नेस को हैंड ओवर करेगा और वो उस बिज़नेस को चलाएगा। तो इसलिए इस बिज़नेस में कंटिन्यूटी बनी रहती है। नाउ कंट्रोल की बात करते हैं। द लायबिलिटी ऑफ कर्ता इज अनलिमिटेड बिकॉज ही इज द ओनली डिसीजन अथॉरिटी, वेयर एज द लायबिलिटी ऑफ को पार्टनर इज लिमिटेड अप टू देयर शेयर इन द कैपिटल ऑफ द फैमिली। जैसे अभी मैंने आपको डिस्कस किया था लायबिलिटी के बारे में, तो जो कर्ता है उसकी लायबिलिटी तो अनलिमिटेड है, पर जो को पार्टनर्स हैं उनकी जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है। और कब तक लिमिटेड है? जितनी उन्होंने शेयर कैपिटल अपनी उस बिजनेस में लगाई है, मतलब अपनी कैपिटल जितनी लगाई है वो उतनी ही लायबिलिटी है उनकी, जो को पार्टनर्स हैं। को पार्टनर मतलब मेंबर ऑफ द फैमिली। नाउ द नेक्स्ट इज माइनर मेंबर। द इंक्लूजन ऑफ एन इंडिविजुअल इनटू द बिजनेस occur due to worth in Hindu undivided family. Hence minor can be member of a business, मतलब कोई भी माइनर मेंबर इस बिजनेस का पार्ट बन सकता है। ठीक है, तो उसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। और वो कब से मेंबर बन सकता है? बाय बर्थ। नाउ द नेक्स्ट फीचर इज बिजनेस सीक्रेसी। बिजनेस सीक्रेसी का मतलब है सीक्रेट्स जो भी बिजनेस के होते हैं। द बिजनेस सीक्रेट्स आर नोन टू द को पार्टनर्स इन जनरल। ठीक है, जो को पार्टनर्स हैं वो इन जनरल उन्हें पता होता है इनके जो भी सीक्रेट्स हैं। एंड द कर्ता इन पर्टिकुलर, और कर्ता मेन मेंबर है तो उसे वो सारे सीक्रेट पता होते हैं। इट इज़ नॉट ऑब्लिगेटरी फॉर देम टू पब्लिश देयर अकाउंट विच रिजल्ट इन ग्रेट डील ऑफ प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। ठीक है, तो मतलब इस तरीके से कोई परमानेंट और दूसरा ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि उसे अपने अकाउंट को पब्लिश करना पड़े। ठीक है, जिससे उसकी जो प्राइवेसी है और सिक्रेसी वो कोलैप्स हो। तो बेसिकली जो भी सिक्रेसी है या सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी है वो करता और उसके जो को पार्टनर्स हैं उनके बीच में ही रहती है। मेंबरशिप की बात करते हैं कि मेंबरशिप में क्या रोल है। इट इज़ रिक्वायर्ड मिनिमम ऑफ 2 पीपल, मतलब कम से कम 2 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। और दूसरा एट लीस्ट 1 मेल मेंबर, और कम से कम 1 मेल मेंबर तो होना चाहिए, वो भी सीनियर मेंबर। नाउ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अकॉर्डिंग टू हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, all the members of Hindu undivided family have equal right to share the profit as well as the loss of the business। मतलब जितने भी इस बिजनेस के अकॉर्डिंग जो भी एक्ट बनाया गया है हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग, हिंदू सक्सेशन 1956, उसके अकॉर्डिंग क्या बताया गया है? जितने भी मेंबर हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के, उन्हें इक्वल राइट है प्रॉफिट और लॉस दोनों को शेयर करने का। नाउ द नेक्स्ट फीचर इज फुली एग्जेम्प्टेड आइटम्स। Several items are fully exempted such as agriculture, income division, income etc। मतलब क्या है, कुछ आइटम ऐसे हैं जहाँ मतलब इन्हें कुछ छूट मिल जाती है। ठीक है, जैसे मान लो इनकम टैक्स में कुछ छूट मिल जाती है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड या जो भी डिविडेंड है उनसे रिलेटेड। नाउ तो टैक्सेशन की बात करते हैं, टैक्स की बात करते हैं, तो क्या है इसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट 1956 और वेल्थ टैक्स एक्ट 1957, मतलब जो वेल्थ टैक्स है वो तो अब रिमूव हो गया है, हटा दिया गया है। अब इसमें जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स हैं उन सभी को मर्ज करके एक टैक्स सिस्टम अलग बनाया गया है जो आप जानते हैं, जिसे जीएसटी बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो इनकम टैक्स एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग बताया है कि आ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज ट्रीटेड एज सेपरेट पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेशन। मतलब जो एचयूए बिजनेस है उसे एक पर्सन माना गया है, और पर्सन क्यों माना गया है कि दे आर अलाउड फॉर पेइंग द टैक्स, मतलब उन्हें टैक्स पे करना पड़ेगा। बात करते हैं मेरिट्स की। फर्स्ट मेरिट इज इफेक्टिव कंट्रोल। द कर्ता हैज एब्सोल्यूट डिसीजन मेकिंग पावर, मतलब कर्ता के हैंड ओवर क्या है? जितने भी डिसीजन लेने हैं वो उसके हैंड ओवर है। ठीक है, दिस लीड टू प्रमोट और प्रॉम्प्ट एंड फ्लेक्सिबल डिसीजन मेकिंग। मतलब क्या है, अगर जब एक पर्सन के हैंड ओवर कोई भी अथॉरिटी होगी तो वो डिसीजन लेगा। ठीक है, और जहाँ मल्टीपल पर्सन आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनके बीच में कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। ठीक है, और डाइवर्जन क्रिएट होगा, तो जिससे जो भी कंट्रोल होगा वो इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। तो इस बिजनेस का एक एडवांटेज ये है, जो करता है वो भी जितने भी डिसीजन लेता है उसे सारे को पार्टनर्स फॉलो करते हैं। नाउ द नेक्स्ट एडवांटेज इज कंटिन्यू बिजनेस एग्जिस्टेंस। मतलब ये बिजनेस क्या है कि मान लो अगर कर्ता की किसी भी तरीके से डेथ हो जाती है या वो इंसॉल्वेंस हो जाता है, ठीक है, तो उसकी जगह नेक्स्ट जो भी एल्डेस्ट मेंबर होगा, ठीक है, वो इस बिजनेस को क्या करेगा? कंटिन्यू करेगा। तो एक एडवांटेज ये है। ठीक है, जैसे ऐसे बिजनेस में क्या डिसएडवांटेज था कि मान लो जो भी उस मेंबर है और जो भी ओनर है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो वो बिजनेस बंद करना पड़ता था। पर यहाँ ऐसा कोई
लॉस नहीं है। नाउ द नेक्स्ट मेरिट इज लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। जो भी मेंबर्स हैं, ठीक है, इस बिजनेस के मतलब को पार्टनर्स हैं, उनकी जो लाइबिलिटी है क्या लिमिटेड है। द लाइबिलिटी ऑफ को पार्टनर एक्सेप्ट द कर्ता इज लिमिटेड एंड द रिस्क इज वेल डिफाइंड एंड प्रिसाइज। और मतलब जो को पार्टनर्स हैं, ये अपनी कैपिटल जितनी लगाते हैं तो उतने ही कैपिटल के अकॉर्डिंग इन्हें शेयर्स मिलता है, और दूसरा ये लॉस उसी के अकॉर्डिंग बेयर करते हैं। पर जो करता है, ठीक है, वो उसे क्या करना पड़ता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी को फॉलो करना पड़ता है। नाउ द नेक्स्ट इज इंक्रीज लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन। अब बेसिकली जब फैमिली बिजनेस है तो कहीं ना कहीं कोऑपरेशन तो आपको देखने को मिलेगा। ग्रेटर सेंस ऑफ लॉयल्टी टूवर्ड द अनदर। मतलब एक पर्सन दूसरे पर्सन के लिए लॉयल्टी रखता है इस बिजनेस में। प्राइड इन द ग्रोथ ऑफ बिजनेस लिंक टू द अचीवमेंट ऑफ द फैमिली। मतलब अगर एक पर्सन अचीव करता है कुछ तो कहीं ना कहीं पूरी फैमिली की ग्रोथ होती है। दस हेल्प टू सिक्योर बेटर कोऑपरेशन फ्रॉम ऑल द मेंबर्स। तो क्या होता है, सभी मेंबर से प्रॉपर तरीके से कोऑपरेशन मिलता रहता है इसमें। नाउ द लिमिटेशन और डिसएडवांटेज इज फर्स्ट इज लिमिटेड रिसोर्सेज। अब ये इसका एडवांटेज नहीं है, ये डिसएडवांटेज है। द कॉमन प्रॉब्लम फेस बाय द जॉइंट इंटू फैमिली इज द ऑफ लिमिटेड कैपिटल। बेसिकली जो कैपिटल है लिमिटेड है, ठीक है, और तो कहीं ना कहीं ये क्या है, एक लिमिटेड रिसोर्स है, और विच इज लीगली डिपेंडेंट ऑन द डिपेंडेंट ऑन द एंसेस्टर प्रॉपर्टी। मतलब जो भी क्या है, पुश्तैनी जमीन है, ठीक है, ये बिजनेस उसी पर क्या है, फोकस है और उसी पर डिपेंडेंट है। अगर मान लो जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं हो या कम हो तो क्या होगा, इस बिजनेस को चलाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो कैपिटल है लिमिटेड है एंड थ्रोस लिमिट फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। और जो कैपिटल कम होगी तो कहीं ना कहीं क्या है, ग्रोथ और एक्सपेंशन करना भी डिफिकल्ट हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट लिमिटेशन इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता। द कर्ता इज नॉट ओनली लोडेड विद रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिसीजन मेकिंग। ठीक है, बेसिकली देखा होगा आपने, इस बिजनेस में जो करता है उस पर सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है और कहीं ना कहीं सारा लोड है पूरे बिजनेस का एंड रनिंग द बिजनेस, और वही बिजनेस को चलाता है। बट ऑल्सो डिस्ट्रेस्ड ड्यू टू अनलिमिटेड लाइबिलिटी। और जो करता है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहता है, स्ट्रेसफुल रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, उसी को सारा कुछ बियर करना पड़ रहा है। द बिजनेस डेप्ट कैन बी रिपेड यूजिंग हिज प्रॉपर्टी। और मान लो अगर बिजनेस में अगर वो लोन वगैरह लेता है कहीं से और उसका अगर और वो लॉस हो जाता है या बिजनेस में, और जितना भी लॉस है तो उसे वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से भी रिकवर करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं एक लॉस है ये कर्ता के लिए। नाउ द नेक्स्ट इज लिमिटेशन इज डोमिनेंस ऑफ कर्ता। अब कर्ता का डोमिनेंस किस तरीके से हो सकता है, द फैमिली मेंबर माइट समटाइम्स अपोज द डिसीजन ऑफ द कर्ता। उस टाइम क्या होता है, जो फैमिली मेंबर है वो कर्ता के जो डिसीजन है उससे भी अपोज करते हैं। ठीक है, दिस में क्रिएट कन्फ्लिक्ट अमंग द फैमिली मेंबर। और जिससे क्या होता है, कन्फ्लिक्ट पैदा होता है। ठीक है, कन्फ्लिक्ट अराइज होता है मेंबर के बीच में, इवन लीड टू लॉस ऑफ कंट्रोल एंड स्प्लिट इन द फैमिली यूनिट। और कहीं ना कहीं वाद विवाद पैदा हो जाता है जिसमें, तो एक लिमिटेशन है ये भी। नाउ द नेक्स्ट इज लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स। गिवन दैट द कर्ता कैन नॉट बी स्पेशलिस्ट इन ऑल द एरिया ऑफ मैनेजमेंट। जो करता है ऐसा नहीं है जो करता सब चीज़ में परफेक्ट हो। ठीक है, द बिजनेस माइट सफर ड्यू टू द अनवाइज डिसीजन। और कभी कभी मान लो करता ऐसे डिसीजन लेता है जो फेवरेबल नहीं है, तो उसकी वजह से क्या होता है, पूरा बिजनेस सर्वाइव करता है। ठीक है, हिज इनकेपेबिलिटी इन डिसीजन मेकिंग may lead to may lead to merger profit और sometimes even losses for the business। और कुछ टाइम क्या होता है, जैसे इस बिजनेस का स्टार्टअप कैसे किया जाता है, जैसे मान लो जो भी सीनियर पर्सन होगा मेल मेंबर, उसे ही कर्ता बनाया जाता है। अब इसमें ये चीज़ चेक नहीं किया जाता कि उसकी जो मैनेजरियल स्किल्स है वो कितनी है। ठीक है, ये तो बस एज के बेसिस पर और उसकी सीनियरिटी के बेसिस पर उसका सिलेक्शन कर लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं देयर इज अ लिमिटेशन ऑफ मैनेजरियल स्किल्स। ठीक है, अगर मान लो जो करता है वो स्किल्ड नहीं है और दूसरा वो इनकेपेबल है किसी भी डिसीजन को लेने के लिए, तो कहीं न कहीं एक लिमिटेशन है ये इस बिज़नेस की। जो भी डिसीजन लेगा वो तो उससे पूरा बिज़नेस क्या करेगा, सफ़र करेगा। सो अब बात करते हैं सम एग्ज़ाम्पल्स की, ठीक है? तो बेसिकली इसके एग्ज़ाम्पल्स क्या हो सकते हैं, बेसिकली आप यहाँ 2 लोगो देख रहे हो, एक है हल्दीराम से रिलेटेड और दूसरा टाटा से रिलेटेड। दोनों ही जाने-माने ब्रांड हैं, ठीक है? अपने आप में, और दोनों ही बेसिकली क्या है, एचयूएफ बिज़नेस के एग्ज़ाम्पल हैं। बेसिकली ये क्या है, फैमिली बिज़नेस पे डिपेंड है। टाटा है, ठीक है? ये क्या है, फैमिली बिज़नेस है, जो पहले चलता आ रहा था, अभी भी चल रहा है और चलता रहेगा। और ऐसे ही हल्दीराम बिज़नेस है, ठीक है?
तो बेसिकली इसके एग्जांपल्स नेम बताना ज़रूरी था, पर मैंने आपको कुछ डिटेल भी दे रखी है कि आप इसे रीड आउट भी कर सकते हो। जस्ट एग्जांपल हल्दीराम के बारे में बात करते हैं। हल्दीराम फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड टुडे इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज़ अ स्टार एक्सपोर्ट हाउसेज़। मतलब बेसिकली क्या है, इसे आज इंटरनेशनल लेवल पर भी जाना जाता है। बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, डिपार्टमेंट वर्किंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये डिपार्टमेंट बेसिकली किसके अंडर वर्क करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। इन 1997 हल्दीराम फॉर फॉरवर्ड इनटू मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, ठीक है। 1997 में जो हल्दीराम था वो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट में ही डील करते थे, ठीक है, विद प्रोडक्ट सच एज लाइक खोआ, घी, बटर, मिल्क एंड द मैन्युफैक्चरर एंड द extracted food such as barley and 3D snacks, मतलब जो स्नैक्स टाइप के थे इन सभी में डीलिंग करते थे ये। दिस वॉज फॉलोड बाय द चेन ऑफ रिटेल आउटलेट्स एंड शोरूम कैटरिंग वेरिड टेस्टेड ऑफ ऑल द सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, मतलब जो भी सोसाइटी के डिफरेंट सेगमेंट थे उसके अकॉर्डिंग ये क्या करते थे? प्रोडक्शन करते थे। हल्दीराम वॉज फाउंडेड इन 1937 बाय शिव किशन अग्रवाल एज अ रिटेलर स्वीट्स एंड नमकीन शॉप इन बीकानेर, राजस्थान, ठीक है। इन 2008 द चेयरमैन ऑफ द कंपनी नागपुर ब्रांच वॉज शिव किशन अग्रवाल। हल्दीराम भुजियावाला become operative and soon it become a हॉट फेवरेट ऑफ ऑल नागपुरियन, और मतलब ये फेवरेट बन गया था, ठीक है, किसमें? भुजियावा, जो भी भुजिया होती है ना हल्दीराम की, उसमें। इन 2014 हल्दीराम वॉज रैंक्ड 55th अमंग इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड, मतलब जितने भी ट्रस्टेड ब्रांड है उसमें से जो हल्दीराम की जो रैंक थी 5th थी, सॉरी 55 थी, ठीक है। हिज सन रामेश्वर एंड मूलचंद आर ऑल्सो द मेजर शेयर होल्डर ऑफ द बिजनेस, मतलब इस बिजनेस में ये दोनों उसके जो हल्दीराम के जो सन थे वो मेजर शेयर होल्डर बन गए थे बिजनेस के, हाँ, इन 2014, और ये बिजनेस अभी भी चलता है। नाउ द नेक्स्ट इज टाटा। टाटा सन्स लिमिटेड इज द बल्क शेयर होल्डर ऑफ द टाटा ग्रुप कंपनी, ठीक है। जो टाटा ग्रुप है उसी का ये एक पार्ट है, और ये किसका पार्ट है? एच बिजनेस का है। अबाउट 66% ऑफ द इक्विटी कैपिटल ऑफ द टाटा सन इज हेल्ड बाय philanthropic trusted and ruled by a member of the टाटा फैमिली, और जो मतलब 66% इक्विटी कैपिटल इनकी इन्वेस्टेड है इस बिजनेस में, ठीक है। टाटा सन इज द ओनर ऑफ द टाटा नेम, और जो टाटा के जो सन है, ठीक है, वो क्या है? ओनर है इसके। और ये फैमिली बिजनेस है, ये बहुत पुरानी समय से चला जा रहा है, ठीक है, पुश्तैनी बिजनेस है। एंड द टाटा ट्रेडमार्क विच आर रजिस्टर्ड इन इंडिया एंड सेवरल अदर कंट्री, और जो टाटा है उसने अपने आप को रजिस्टर कराया है टाटा ट्रेडमार्क से, और जो इंडिया और अदर कंट्रीज में भी रजिस्टर्ड है, ठीक है। और इसके हेल्प से ही क्या होता है कि जितने भी बिजनेस हैं टाटा के, और टाटा किसी एक प्रोडक्ट में डील नहीं करता, ये मल्टीपल प्रोडक्ट में डील करता है, ठीक है। और इसके ओनर हैं, जैसे आपने नाम भी सुना होगा, कौन है? रतन टाटा। सो होप स्टूडेंट all of you understand this topic, and which is the form of business organization and second form of business organization. If you have any query you can ask to me.